सोचिए, 1947 में नक्शे पर सिर्फ एक लकीर खींच दी गई और उस एक लकीर ने एक पूरे उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी उस फैसले की है जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत लिख दी। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? ये फैसला उन लोगों ने लिया जिन्हें उस जमीन के बारे में कुछ पता ही नहीं था जिसे वो बांट रहे थे। तो इस सफर में हम देखेंगे कि वो आदमी कौन था जिसने ये लकीर खींची और कैसे 1947 एक ही वक्त में एक भयानक त्रासदी और एक हैरान कर देने वाला राजनीतिक चमत्कार था। यही तो वो सवाल था जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। इसका सामना अंग्रेजों को करना पड़ा। देखिए, भारत में माहौल बहुत गर्म था और वो बस जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहते थे। और इसी जल्दबाजी ने एक ऐसे फैसले को जन्म दिया जिसकी बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए कहानी की तह में चलते हैं और उस शख्स से मिलते हैं जिससे ये बंटवारा करने का काम सौंपा गया था। इनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जिन्हें न तो भारत की जमीन की समझ थी न यहाँ के लोगों की। अंग्रेजों को लगा कि यही सही आदमी है, एकदम निष्पक्ष, जिसका न तो कांग्रेस से कोई लेना देना था न ही मुस्लिम लीग से। और इसी से बनी रैडक्लिफ रेखा, एक ऐसी लकीर जो बस कुछ ही हफ्तों में खींच दी गई, लेकिन इसने करोड़ों लोगों का मुकद्दर तय कर दिया। रैडक्लिफ को लगा था कि उनके पास महीनों का वक्त होगा, लेकिन भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, नहीं, काम कुछ ही हफ्तों में खत्म करना है। 15 अगस्त की डेडलाइन पत्थर की लकीर थी। चलिए अब देखते हैं कि जब असल में ये लकीर खींची जा रही थी तो जमीनी स्तर पर क्या उथल-पुथल मची हुई थी। आपको बस एक लकीर खींचनी है। सोचिए, बस यही निर्देश मिला था रैडक्लिफ को। उन्होंने पुराने नक्शों और जनगणना के आंकड़ों के भरोसे ये काम किया। उन्हें कभी उन गांवों और खेतों को देखने का मौका ही नहीं मिला जिन्हें उनकी कलम 2 टुकड़ों में बांटने वाली थी। अब जरा लाहौर की इस पहेली को देखिए। ये बड़ा पेचीदा मामला था। आबादी के हिसाब से देखें तो मुसलमान थोड़े ज्यादा थे, लेकिन शहर की ज्यादातर इंडस्ट्री और कारोबार हिंदुओं और सिखों के हाथ में था। तो अब क्या करें? रैडक्लिफ ने पहले सोचा कि लाहौर भारत को दे देते हैं, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर कलकत्ता और लाहौर दोनों बड़े शहर भारत को मिल गए तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? तो बस इसी सोच के साथ उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान के हिस्से में डाल दिया। ये बंटवारा कितना अजीब था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ जमीन नहीं बट रही थी, हर चीज का बंटवारा हो रहा था। फाइलों से लेकर फर्नीचर तक, यहां तक कि ऑफिस में लगी बोर्ड पेन का भी। हद तो तब हो गई जब इंग्लैंड से आई 60 बत्तखों के एक खेप पर भी सवाल खड़ा हो गया कि वो पश्चिम बंगाल की हैं या पूर्वी बंगाल की। चलिए अब इस कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर देखते हैं कि आम लोगों पर इसका क्या भयानक असर हुआ। 2 करोड़ लोग, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तेज विस्थापन था। जरा सोचकर देखिए, पंजाब की धूल भरी सड़कों पर मीलों लंबी कतारें, परिवार अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ चले जा रहे हैं। और इस विस्थापन के साथ आई भयानक हिंसा। हाँ, 55,000 सैनिकों की एक स्पेशल पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई गई थी, लेकिन वो 2 करोड़ लोगों के सैलाब से उठी नफरत की आग को रोकने के लिए नाकाफी साबित हुई। ये खौफनाक संदेश ये बताता है कि हालात कितने बुरे थे। ऐसी ट्रेनें, जिन्हें घोस्ट ट्रेन कहा जाता था, दोनों तरफ से आ जा रही थीं, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, और उनमें जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ लाशें भरी होती थी। जहां पंजाब में हिंसा की आग लगी थी, वहीं देश के दूसरे कोने कलकत्ता से एक हैरान कर देने वाली शांति की कहानी सामने आई। यह महात्मा गांधी का बहुत ही साहसी और जोखिम भरा प्लान था। उन्होंने कलकत्ता को एक और बड़े कत्लेआम से बचाने के लिए ये रास्ता चुना। माउंटबेटन ने तो खुद गांधी जी से कहा था, आप मेरी 1 मैन बाउंड्री फोर्स होंगे। और हुआ भी वही। एक अकेले निहत्थे इंसान ने वो कर दिखाया जो पंजाब में 55,000 सैनिक नहीं कर पाए। गांधी जी के अनशन ने कलकत्ता में हिंसा की लहर को थाम लिया। शहर के सबसे खतरनाक गिरोहों के सरगना खुद चलकर आए और अपने हथियार उनके कदमों में रख दिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी चुनौती की, जो थी देश के बाकी हिस्सों को एक साथ जोड़ना। 1947 में भारत का नक्शा कुछ ऐसा था जैसे कोई स्विस चीज हो जिसमें छेद ही छेद हों। ये छेद थीं 565 रियासतें जिनके अपने अपने राजा थे। अगर इन्हें एक साथ नहीं लाया जाता तो भारत कभी एक देश बन ही नहीं पाता। तो इन रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, इसके 2 बड़े ही दिलचस्प किस्से हैं। एक तरफ जोधपुर के महाराजा थे
जो विलय के कागज पर साइन करने के बाद वीपी मेनन पर इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने पिस्तौल ही तान दी। और दूसरी तरफ थे जूनागढ़ के नवाब साहब, जिन्हें अपनी प्रजा से ज्यादा अपने 2000 कुत्तों की फिक्र थी। जैसे ही भारतीय सेना ने रियासत को घेरा, नवाब साहब अपने प्यारे कुत्तों को लेकर कराची भाग गए। तो चलिए अब इस जटिल दौर के सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं। और इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे पेचीदा टुकड़ा था कश्मीर। महाराजा हरी सिंह तो एक आज़ाद कश्मीर का सपना देख रहे थे, लेकिन कबायली हमले ने उन्हें भारत से मदद मांगने और विलय पत्र पर दस्तखत करने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से उस संघर्ष की नींव पड़ी जो आज तक जारी है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1947 एक विरोधाभास था। एक तरफ बंटवारे की भयानक त्रासदी थी, तो दूसरी तरफ 565 रियासतों को एक करने का चमत्कार। और ये दोनों चीजें एक ही समय पर हो रही थीं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या कोई भी राष्ट्र बिना त्रासदी और जीत को एक साथ अनुभव किए बन सकता है? शायद यही राष्ट्र निर्माण की जटिल और अक्सर विरोधाभासी सच्चाई है।